मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी पुराने खत। ट्रक से आया हुआ सारा सामान घर में बिखरा पड़ा था। पैकर से पैक कराए सामान को खोलना भी कोई कम मेहनत का काम नहीं था। मैं अपनी चीजें समेटने में लगा हुआ था। तन्वी थक कर सोने चली गई थी। हालांकि मैं भी थक गया था, लेकिन कमरे में बिखरे कागजात समेटे बिना सोना नहीं चाहता था। हाँ, इस बार मन को यह तसल्ली थी कि यह हमारी आखिरी शिफ्टिंग थी। 35 साल सरकारी महकमे में नौकरी करने के बाद 60 बरस की उम्र में मैं रिटायर हो चुका था। यानी अब न कोई ट्रांसफर होने थे, न पैकिंग अनपैकिंग का झंझट। कमरे में स्टील के 2 पुराने ट्रंक थे जिनको मैंने खाली करके उनमें भरे सामान को बिखेर दिया था। मुझे लगा शायद इसी बहाने कुछ फालतू सामान की छटनी हो जाएगी। डस्टर से झाड़ झाड़ कर मैं कागजों को बिना खोले बिना पढ़े वापस ट्रंक में जमाता जा रहा था। जानता था कि कोई खास काम के कागज नहीं है, बस पुराने खत हैं जिनको मैं आदतन सहेज कर रखता चला आया हूं। तभी मेरी नजर उन कागजों के बीच में से झांकते एक हल्के गुलाबी रेशमी रिबन पर अटक गई। मैंने उसका सिरा पकड़कर खींच लिया। अचानक अतीत और वर्तमान के बीच खड़ी वक्त की मोटी दीवार जैसे भरभरा कर गिर गई। मैं एक पल में 40 बरस पीछे पहुंच गया था। उस दिन जब यह गुलाबी रिबन वाला लिफाफा मेरे हाथ में पहली बार आया था, जब पोस्टमैन मुस्कुराते हुए पकड़ा गया था मुझे ये लिफाफा, मानो ये लिफाफा देखकर खत का मजमून भाप गया हो। लिफाफे के हल्के गुलाबी रंग ने मुझको उकसाया था कि मैं सूंघ कर देखूं कि कहीं वो महक तो नहीं रहा। हाँ, वाकई महक रहा था वो लिफाफा, भीनी भीनी गुलाब की खुशबू से। मैंने खत झट से पीठ के पीछे छिपा लिया था, क्योंकि पोस्टमैन की आवाज सुनकर बाबूजी बाहर आ गए थे। मैंने आज भी लिफाफे को अपने करीब लाकर गहरी सांस भरी, मगर उसकी महक उड़ चुकी थी। न जाने क्यों मेरे हाथ ताजा ताजा प्रेम में पड़े किसी आशिक की तरह कांप रहे थे। मैं जल्द से जल्द उस खत में लिखी बातों को पढ़ना चाहता था, वो बातें जिन्हें मैं कभी भुला नहीं पाया था। तभी कमरे में तन्वी यानी मेरी पत्नी आ गई और मैंने 40 साल पहले की तरह वो लिफाफा झट से अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तन्वी और मेरी पारिवारिक जिंदगी हर लिहाज से सुखी थी। हम एक समझदार और सुलझे हुए कपल थे। यह अलग बात है कि मेरे मन की उलझनों को मैंने शादी के 30 साल तक भीतर ही छिपाए रखा था। कभी कभी मुझे लगता कि तन्वी मेरे मन के भीतर झांक रही है और वहां छुपी बातों को पढ़ ले रही है। हमारा जब ब्याह हुआ तब मैं 30 का था और तन्वी 25 की। ब्याह के लिए मेरी उम्र कुछ ज्यादा ही हो रही थी, क्योंकि तब आमतौर पर लड़के 26-27 के पहले शादी करके घर बसा लेते थे। जाहिर है मेरे देर से ब्याह करने की वजह उस महकते हुए गुलाबी लिफाफे से ही जुड़ी थी। क्या हुआ? तभी तन्वी की आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने हाथ में पकड़ा गुलाबी लिफाफा वहीं पीठ के पीछे छोड़ दिया और उसे धीरे से अपनी लिखी जा रही आत्मकथा के पन्नों के बीच छिपा दिया। उफ, क्या विरोधाभास था। ये मेरे अतीत की प्रेम कथा के पन्ने थे जिनका जिक्र मैं अपनी आत्मकथा में न करने की बेईमानी कर रहा था। मैं शायद तन्वी और अपने रिश्ते में भी बेईमानी कर रहा था। मेरे दिल की धड़कनें अब भी बढ़ी हुई थीं, किसी टीनेजर लड़के की तरह जिसने अभी अभी मोहब्बत की झिलमिलाती दुनिया में कदम रखा हो और उसका पहला पहला प्रेम पत्र रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। यानी अब इस ढलती उम्र में बीते दिनों की कोई बात, कोई भूली बिसरी सी याद अचानक आकर मेरे भीतर का सुकून छीन रही थी। मोहब्बत के एहसास शायद होते ही ऐसे हैं जिन्हें जितना भी घोंट डालिए, दफन करिए, वो 2 गज जमीन के नीचे सांस लेते रहते हैं। उफ, ये क्या हो रहा था मुझे 60 साल की उम्र में? मैं परेशान हो उठा था सचमुच। अरे क्या हुआ आपको? तन्वी ने फिर पुकारा तो मैं वर्तमान में लौट आया। तन्वी परेशान होकर मेरे करीब आकर बैठ गई थी। उसने फिर पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? वो कभी मेरा सीना सहलाती, कभी मेरी बीपी की दवाई खोजने के लिए मेडिकल बॉक्स खंगालती। मैंने खुद को संभाला और एक गिलास ठंडा पानी अपने सूखे हुए हलक में लुढ़का लिया। थोड़ी राहत महसूस हुई।
मैंने तन्वी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। एक अदद खोखली हंसी। मैं उसे झूठी तसल्ली देना चाहता था कि मैं अब ठीक हूं, जिससे वो बेफिक्र होकर वापस सोने चली जाए और 40 बरस बाद मैं फिर उस गुलाबी खत को दोबारा पढ़ सकूं। वो खत जिसकी महक जहन में आज भी ताजा है, ताकि मैं याद कर सकूं उन पुरानी बातों को जिन्हें भुलाने की मैंने कस्में खाई थीं और कभी खुद से वादे किए थे। कमरे में लटकी दीवार घड़ी ने 12 बजाए। टन टन करते हुए उसके पेंडुलम की तरह मैं भी वर्तमान और अतीत के बीच झूल रहा था। उस रात मैं भी सो नहीं सका। मेरी आंखों के सामने फिर वही दिन आ खड़ा हुआ था। गुलाबी लिफाफा हाथ में लिए हुए एक 18 साल का लड़का, यानी मैं। ये कोई 70 के दशक की बात होगी, जब लोग एक दूसरे की खोज खबर लेने देने के लिए खतों का सहारा लेते थे। खतों का लिखा और पढ़ा जाना जिंदगी में एक बेहद खास रोल रखता था। कम से कम मेरी जिंदगी में तो रखता ही था। शायद इसीलिए मैंने इतने सालों से लगभग हर खत को संभाल कर रखा हुआ था। वो खत जो बीते बरसों में मेरे नाम पर लिखे गए थे, बाबूजी की हिदायतों वाले खत, माँ के उदास खत, बहन की राखी के साथ भेजी गई प्यार वाली चिट्ठियां, दोस्तों के, रिश्तेदारों के खत और कुछ रंगीन लिफाफों के भीतर रखे महकते हुए खत। ये सारे खत मेरे लिए खजाने की तरह थे। मैं अब भी कभी कभार माँ को या पुराने दोस्तों को चिट्ठियां लिखकर भेजता हूं। यह अलग बात है कि मैंने तन्वी को कभी खत नहीं लिखे। शायद उन गुलाबी खतों की कसक मेरे दिल से निकली ही नहीं और इसीलिए वो एक कोना मैंने हमेशा तन्वी से छिपाए रखा। पर तन्वी ने भी कभी शिकायत नहीं की और मैंने मान लिया कि उसको चिट्ठियां लिखने पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, तो मैं बीते दिनों की बात कर रहा था जब पत्र मित्र यानी पेन फ्रेंड बनाने का बड़ा चलन था। हमारे घर आने वाली एक वीकली मैगजीन के आखिरी पन्नों पर छपे कुछ नाम और पते मुझे बड़ा उकसाते थे कि मैं भी किसी को पत्र लिखूं। हालांकि मैं खुद पहल करने में संकोच करता रहा, लेकिन अपना पता जरूर कुछ मैगजीन्स में भेज दिया था। शायद मेरी जिंदगी में लिफाफे की शक्ल में इश्क के तूफान का आना लिखा ही हुआ था। और एक रोज मुझको मिला गुलाबी लिफाफे में महकता वो पहला खत। उस खत में मेरे नाम के अलावा सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी थीं। प्रिय विजय, मैं 17 साल की लड़की हूं। बहुत अच्छी दोस्त साबित हो पाऊं या नहीं, इसका कोई वादा नहीं है। चाहो तो जवाब दे देना। अनामिका। पता नहीं क्यों मैंने उसके खत को एक चुनौती की तरह लिया और उसी रोज जवाब लिख भेजा था, सादे अंतर्देशीय पत्र में, और उसी की तरह सिर्फ 2 लाइनें। प्रिय अनामिका, मुझे यकीन है कि हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। खत का जवाब जल्दी देना। विजय। किसी लड़की को लिखा गया वो मेरी जिंदगी का पहला पत्र था, मेरा पहला प्रेम पत्र। मुझे याद है कि 2 लाइनों वाले पहले पत्र के बाद अगले पत्र में ही मैंने अपनी पेन फ्रेंड अनामिका को अपना पूरा बायोडेटा लिख भेजा था कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, मुझे कहानियाँ कविताएं पढ़ने का शौक है, कि मैं एक दिन अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखकर पब्लिश करवाना चाहता हूँ, कि मैं फिल्में खूब देखता हूँ, कि मेरे भीतर एक मोहब्बत भरा दिल भी है, हाँ मेरी हाइट कितनी है, रंग कैसा है, दिखता कैसा हूँ, सब लिख भेजा था मैंने। ठीक दूसरे खत में मैंने शायद वो सब इसलिए लिखा था कि वैसा ही कुछ मैं उसके खत में पढ़ना चाहता था, यानी उसके शौक क्या हैं, वो दिखती कैसी है, सोचती क्या है, चाहती क्या है, वगैरह वगैरह। और मुझे इस बात का भी बाकायदा एहसास था कि पहले पत्र में अनामिका को सब कुछ बता देने वाले मुझ जैसे शख्स ने 30 साल में अपनी पत्नी से अपना अतीत बड़ी चतुराई से छिपाए रखा था, और उस अतीत को हम दोनों के बीच चुपके से जिंदा भी रखा हुआ था मैंने। दुख की बात यह थी कि इस वजह से तन्वी को हमेशा लगता रहा कि मैं उससे दिल से मोहब्बत नहीं करता। वो हमेशा कहीं कुछ कमी महसूस करती रही और मैं ढिठाई से सच को नकारता रहा। खैर, अनामिका के साथ खतो किताबत के वो सिलसिले फिर रुके नहीं। पहले पहले हम औपचारिक बातें ही लिखा करते थे, फिर उसके बाद अपने दिल की बातें भी लिखने लगे कि
आज पिताजी मुझ पे खूब नाराज हुए, या आज मैंने फलां फिल्म देखी तो तुम्हारी बहुत याद आई, या आज मैं अपने क्लास के एक लड़के की बाइक पे उसके पीछे बैठी थी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? यानी दूरियां मिट रही थीं। सिर्फ खतों के जरिए मैं जितना अनामिका के करीब आ गया था, उतना मैं 30 साल साथ रहते हुए भी तन्वी के करीब नहीं आ पाया था। मुझे याद है कि उससे दूर होने पर मैंने उससे कभी नहीं कहा कि तुम याद आई। अचानक मिले उन पुराने खतों ने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया था। मैं कभी उन खतों को पढ़ता तो कभी अपनी आत्मकथा के पन्ने पलटता जो तकरीबन पूरी हो चुकी थी। तन्वी ने भी बहुत मदद की थी मेरी उसे लिखने में। मदद यानी टेक्निकल मदद, जैसे ड्राफ्टिंग, प्रूफ रीडिंग वगैरह। लेकिन उस गुलाबी खत के मिलने के बाद मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी के एक खूबसूरत हिस्से को आत्मकथा में शामिल ही नहीं किया है। ये तो बेईमानी हुई ना। सो आखिर मैंने उसमें कुछ और पन्ने जोड़ने का फैसला किया। मगर समस्या ये थी कि मैं तन्वी से क्या कहूंगा और कैसे कहूंगा। अब जब मुझे मौका मिलता मैं अनामिका के खतों का बंडल गोद में रखकर बैठ जाता, उसके खतों की हर एक बात को बार बार पढ़ता। कैसे मोहब्बत से भरे खत थे वो। पहली बारिश के बाद मिट्टी से उठती गंध जैसे महकते हुए खत, कच्ची उम्र की खट्टी मीठी मोहब्बत वाले खत। अनामिका के खतों में मैं उसका आखिरी खत खोजने लगा, वो खत जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी थी। याद करने लगा मैं वो सारी कड़वी बातें जिन्होंने मेरी जिंदगी का जायका बिगाड़ कर रख दिया था। पूरे 1.5 साल तक खालिस प्रेम पत्र लिखने के बाद उसने लिख भेजा था कि ये सब मेरे लिए एक मजाक था, एक टाइम पास था। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है और मेरा नाम भी अनामिका नहीं सरोज है। और अब तुम मुझको लेटर मत लिखना, मेरा पता बदल गया है। अलविदा। मैं भीतर तक हिल गया था। पिछले 1.5 सालों से मैंने अनामिका को चाहने के सिवा कोई काम नहीं किया था। हाँ, उसकी मोहब्बत को पाने के लिए मैं खूब पढ़ाई कर रहा था, जिससे किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझको दाखिला मिल सके। अनामिका नहीं मिली, लेकिन दाखिला जरूर मिल गया था। अगर मोहब्बत को किनारे रख दिया जाए तो हर मायने में मेरी जिंदगी बेहतर बन गई थी। मैंने मोहब्बत को दरकिनार कर भी दिया था, मगर आज बरसों बाद वो एहसास फिर दस्तक दे रहा था। मैं अपनी इकलौती मोहब्बत को अपनी आत्मकथा में शामिल करना चाहता था। ये कुछ ऐसा था मानो मैं किसी नाजायज रिश्ते को जायज करार देना चाहता था। मगर क्या मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं ये स्वीकार कर पाता कि तन्वी को मैंने अनामिका की तरह कभी नहीं चाहा? और क्या इस सच को तन्वी बर्दाश्त कर पाएगी? मैंने तन्वी को आवाज लगाई और अपनी आत्मकथा का फाइनल ड्राफ्ट खोलकर बैठ गया। अब क्या फिर कुछ बदलना है? वो भुनभुनाते हुए बोली। इस तरह तो पब्लिश हो चुकी तुम्हारी किताब। उसने मेरे बाजू में पसरते हुए कहा। बोलो, क्या हटाना है या कुछ जोड़ना है? उसने मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा। मैंने बिना कुछ कहे अनामिका का एक खत उसको पकड़ा दिया। वो पढ़ रही थी खामोशी से, फिर मुस्कुरा दी। तब तुम सिर्फ 18 साल के थे ना? मैंने सर हिलाया। और भी खत हैं? उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में झांका। तन्वी हमेशा की तरह शांत थी। मैंने हिचकते हुए उसको सारा बंडल पकड़ा दिया। उसने सारे खत पढ़ डाले और फिर हौले से बोली, मुझे लगता है उसका नाम अनामिका ही था और वो सब मजाक नहीं था। मैंने हिचकते हुए पूछा, ये तुम कैसे कह सकती हो? उसने अपने पल्लू से आंखों के गीले किनारे पोंछते हुए कहा, औरत हूं, औरत का मन पढ़ सकती हूं। मैं खामोशी से तन्वी का मन पढ़ने की कोशिश करने लगा। तन्वी को अनामिका के बारे में बताने के बाद मुझे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। आखिरकार मैंने अनामिका का जिक्र अपनी आत्मकथा में कर ही दिया। उसकी और अपनी लगातार आती जाती चिट्ठियों का जिक्र किया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि उस रिश्ते को मैं मोहब्बत का नाम कैसे दूं, कैसे लिखूं सच, कैसे बेपर्दा कर दूं अपनी जिंदगी के उस अनछुए पहलू को। मैं बहुत कंफ्यूज था। तब हमेशा की तरह तन्वी ने ही मुझे हिम्मत दी और मैंने अनामिका को अपनी आत्मकथा में एक
अधूरी चाहत का नाम दिया। हाँ, अनामिका के लिखे खत में लिखी कुछ खूबसूरत बातों का जिक्र मैं किताब में करने की हिम्मत फिर भी नहीं जुटा पाया। जैसे एक बार उसने लिखा था कि वो मेरे खतों को सिरहाने रख के सोती है। यकीन मानिए, उसकी इस बात पे न जाने कितनी रातें मैंने जागते हुए गुजारी थीं। मैं बहुत खुश था कि मैंने किताब में लगभग पूरी सच्चाई से अपने दिल की बात कह दी थी। मैं इसलिए भी खुश था कि तन्वी ने मेरी भावनाओं को सही तरीके से समझा था। मैं खुश था कि उसने मुझे किसी कटघरे में खड़ा नहीं किया था। मुझे पहली दफा तन्वी पर बेहद प्यार आया था। मेरी किताब छप कर आ गई थी। छपने के बाद कुछ दिनों तक फैन मेल भी आते रहे। कुछ लोगों ने फोन भी किए। मुझे लगा मेरा लिखना सफल हुआ। फिर कुछ दिन बाद सादी डाक से एक गुलाबी लिफाफा आया, कुछ जानी पहचानी हैंडराइटिंग वाला। मेरा दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से लिफाफे को करीब लाकर गहरी सांस भरी और हंस पड़ा अपनी इस बचकानी हरकत पर। लिफाफे में एक छोटा सा खत था। प्रिय विजय, तो आखिर तुमने आत्मकथा लिख ही ली, वो भी एकदम सच्ची। बधाई। तुम्हारी ईमानदारी के एवज में कुछ मैं भी बताना चाहती हूँ। जानते हो, आखिरी खत मैंने खुद नहीं लिखा था, बल्कि मेरे पिताजी ने लिखवाया था, जिससे मेरे ब्याह में तुम्हारी वजह से कोई परेशानी ना आए। मेरा नाम अनामिका ही है, सरोज नहीं, और वो सब कुछ मजाक नहीं था। मुझे तुमसे सचमुच मोहब्बत थी, अनामिका। तभी कमरे का दरवाजा खुला और तन्वी भीतर चली आई। एक बार फिर मैं पीपल के पत्ते की तरह कांपता हुआ खड़ा था, उस गुलाबी लिफाफे को पीठ के पीछे छिपाए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। मैंने चुपचाप वो खत तन्वी के हाथ में रख दिया। मोहब्बत में बेईमानी और अधूरेपन का दर्द मैं समझ चुका था। पहली मोहब्बत की चोट अब भर चुकी थी। तन्वी हैरान होकर मुझे तक रही थी। मुझे उसकी आंखों में सिवाय प्यार और विश्वास के और कुछ नहीं दिखा। मैंने करीब जाकर हौले से उसका हाथ थाम लिया। उसने भी कस ली अपनी उंगलियां मेरी हथेली के चारों ओर। कमरे में खत की नहीं, तन्वी के गजरे की महक फैल गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।